हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की जो कि करंट मार्केट सिनारियो में जहां मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, एनएससी एंड बीएसई, हमें वहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले। तो सवाल ये आ जाता है कि उस स्ट्रेटजी का नाम क्या है। उस स्ट्रेटजी का नाम है बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। तो ये वो स्ट्रेटजी है जो आपके जो ऑड्स इन फेवर ऑफ इन्वेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर रिटर्न्स है, वो उसको और सुदृढ़ करती है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हिंदुस्तान का ग्लोबल इक्विटी मार्केट में स्थान कहाँ है। तो अगर हम मॉर्गन स्टेनली की आज की रिपोर्ट देखें तो ये तो वो मानते हैं कि जितनी भी इकोनॉमीज अभी ग्रो करी हैं, भारत सबसे तेज ग्रो कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा और आश्चर्य की बात यह है कि जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसमें जो वेटेज, जो वजन भारत के इंडाइसेस का या भारत की इकोनॉमी का है, वो सिर्फ 1.7% है। जबकि ग्लोबल जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 3.5% है या 3.4% है। अब इसका मतलब क्या है? अगर आप ग्लोबल इंडाइसिस में सिर्फ 1.7% का ही रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, लेकिन आप जीडीपी में अराउंड 3.5% का रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, इसका मतलब है काफी संभावनाएं या अपॉर्चुनिटीज आपकी बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में आती है। ना अब ये हमारे को दूसरे सवाल पे ले आता है कि भाई ये बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और शेयरों में इन्वेस्ट करना है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो को ना देखें। हम ये नहीं देखें कि इकोनॉमी किस तरफ पे जा रही है, इंटरेस्ट रेट किधर जा रहा है, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट सेंटिमेंट कैसा है। हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत स्टॉक्स का चुनाव उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की विशेषताओं के बेसिस पे करते हैं। जैसे कोई स्टॉक है जो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, उनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन के नंबर्स अच्छे हैं, उसकी ग्रोथ अच्छी है, हम ये कह सकते हैं कि उनके प्रोस्पेक्ट्स और कंपेटिटिव एडवांटेज अच्छी है, तो हम किसी स्टॉक का चयन उस सेक्टर को लेके ना करके या उस इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी जो इकोनॉमी की है उसको ना रख के उस कंपनी के परिवेश को लेके रेस्पेक्ट में लेके करते हैं। अब इन सब चीजों में आता है कि इसमें हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट और ऐसी अपॉर्चुनिटीज का समन्वय कहां पे आता है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम नियरली आज $4.5 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इसमें अभी भी काफी ऐसी कंपनीज हैं जो काफी सस्ते दर पे प्रेजेंट है। अब समझ ये आता है कि भाई ठीक है, अगर मार्केट $4.5 ट्रिलियन है और इतना वैल्यूबल है, तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज दिख कहां रही है। तो हालांकि ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन आपको अगर मैं एक सेंस ऑफ डायरेक्शन दूं देखने का और आइडेंटिफाई करने का कि ये मौके कहां आते हैं, तो आप समझ सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स में। अगर मैं सेक्टर्स की पहले बात करता हूं तो हम आते हैं जैसे बैंकिंग हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, आपका फार्मा हो गया। तो ये नियरली 3 ब्रॉडर सेक्टर्स हैं। अगर हम कंपनी स्पेसिफिक में आते हैं तो हम देखेंगे कि रिसेंटली एचडीएफसी का स्टॉक काफी टूटा था, जो ऑब्वियसली उनके जो रिजल्ट्स आए उसके बेसिस पे था। पॉलीकैब के ऊपर रेट पड़ी थी तो वो रेट नीचे आके थोड़ा सा बेटर हो गया था वहां पे। आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो अगर हम इस टाइप की कंपनीज को भी लेके चलें और आईसीआईसीआई बैंक है, इनको भी लेके चले, तो हमारे पास कुछ ऐसे कंटेंडर्स आते हैं जो कि हमें सस्ते दर पे अवेलेबल है। जहां तक हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं, जो निफ्टी 50 का जो ट्रेलिंग पीई है डेट इज अराउंड 22, जो कि सबसे महंगा है अक्रॉस द मार्केट। तो अगर मुझे इंडाइसिस से बेटर रिटर्न करना है तो मैं कहता हूं, हम क्या करते हैं, हम अगर कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम कहते हैं भाई सेंसेक्स ने कितना रिटर्न दिया और मेरे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया। हम तो ऐसे ही कंपेयर करते हैं, या निफ्टी 50 ने कितना रिटर्न दिया इस साल में, मेरे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया। तो अगर अगर हम ये चाहें कि हमारा पोर्टफोलियो निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न दे, उसका मतलब है कि निफ्टी 50 में कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी क्वांटम या क्वांटिटी कम है। तो रेदर अगर हमारे पास एक ब्रॉडर और गुड कंपनीज हैं जिनको हम इंडिविजुअल लेवल पे सिलेक्ट करते हैं और वो हमें ऑलरेडी सस्ते पे मिल रही है पी रेशियो पे, और जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा है, तो वहां पे हमारे पास एक चांस हो जाता है कि आप इंडाइसिस को भी बीट कर सकते हैं, मतलब बेंचमार्क इंडाइसिस को बीट करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये उस हिसाब से होता है। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है कि जब आप एक ओवर हीटेड इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहें और चाहें कि यार आई शुड नॉट स्टिल बी आउट ऑफ द गेम। हम में से काफी होते हैं जो काफी कॉशियसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी बट अब आना चाहते हैं। लेकिन एक दुविधा होती है मन में कि भाई क्या ये सही टाइम है आने का, इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो विद ऑल थिंग्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अपनी रिस्क प्रोफाइल, रिस्क एपिटाइट, अपना डाइवर्सिफिकेशन, एलोकेशन, फाइनेंशियल गोल, सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये माने कि आज का मार्केट ओवरहीटेड है, तो आप एक और लेवल ऑफ प्रोटेक्शन ये लगा सकते हैं कि जब आप किसी स्टॉक का चयन करें या अप्रोच करें, आप देखिए वो कंपनी सुदृढ़ है,
और रेदर देन कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो मैं सारा पैसा उसमें लगा दूंगा, या कोई स्टॉक 50-70 के पीई पे जा रहा है मैं उस पे जाऊंगा, उस पे ना जाके आप एक्चुअली उनके रिपोर्ट कार्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे, उस स्टॉक के अपने परफॉर्मेंस, अपने वजन के बेसिस पे, जो उसका जो हम कहते हैं ना औकात होती है, जो फंडामेंटल औकात जो उसका अपना है वर्थ, उसके बेसिस पे अगर आप चयन करेंगे तो लॉन्गर टर्म में 2 या 3 साल में आप एक बेटर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं आज इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मुझे 2 दिन में 10% का रिटर्न चाहिए या 3 महीने में 10% का रिटर्न चाहिए, तो वहां पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं, जो प्रयोजन है, वो फेल हो सकता है, क्योंकि इट इज नॉट ए गेट रिच क्विक मेथड ऑफ डूइंग। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है वो बॉटम अप पिकिंग है, नॉट ए ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। Thank you so much. This is Rajadhar signing off, and have a great weekend. Thank you so much.